अब हम लोग सेट नंबर आज शुरू करने जा रहे हैं। 2025 के सातों सेट पढ़ लिए, 7 के 7 सेट समाप्त हो गए। अब 2024 का सेट नंबर फर्स्ट, और जो पहला सेट है 2024 का आईजे है। कुछ मामला डेवलप हुआ 7 सेट पढ़ने पर, जिसका भी 2025 का सातों सेट छूटा होगा। प्लेलिस्ट बना है, सातों सेट का बना है, वहां पर जाकर पूरा देख सकता है। 7 के 7 सेट पूरा प्लेलिस्ट में एक घंटे से कम का सारा वीडियो है, ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर पहला 2024 का, और उप भाग नंबर 2, उपभाग नंबर 2 की बात करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री हम लोग हल करते हैं केवल, बाकी चीजें तो सर और मैम हल कराएंगे। मेथेन का संरचना सूत्र है, 8वां नंबर दिया गया है। क्या है? संरचनात्मक सूत्र या संरचना सूत्र। मतलब जो संरचनात्मक लिखा, संरचनात्मक पढ़ेंगे तब बस सही होगा, संरचना नहीं पढ़ सकते। करा है कि मेथेन का संरचनात्मक सूत्र, भैया सही सही देखो पढ़ते हैं। संरचनात्मक सूत्र है, अब इससे यौगिक भी बदल जाएगा। कौन सा हो सकता है भैया? मेथेन मतलब 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। देखो ए नंबर में 2 ए नंबर हो सकता है क्या कभी? इसका पॉसिबल है? जरा बताना। ऐसे दिया गया है जी, हम बनाते चलते हैं फटाफट, कुछ लोगों को समस्या रहेगी समझ में। यह 2 कार्बन दिया, 2 कार्बन का नाम क्या होता है? एथ, एथेन है, या सिंगल बॉन्ड है। बी नंबर दिया गया है सी, एकल बॉन्ड एच, एकल बॉन्ड एच, एकल बॉन्ड एच, एकल बॉन्ड एच, 1 कार्बन मेथ और 4 हाइड्रोजन, यही सही है मेथेन का। लेकिन बाकी के भी बारे में जान लेते, कौन सा कौन है। सी नंबर क्या दिया गया है? एच, सी एकल बॉन्ड एच, द्विबंध सी एकल बॉन्ड एच और एच, एथ धन इन, यह एथीन है। द्विबंध के लिए क्या लगता है? इन। और सी नंबर के बाद डी है, डी कुछ इस प्रकार से, एच सी ट्रिपल बॉन्ड एकल बॉन्ड एच, एथ धन आइन, यह एथाइन है। यह एथेन है, यह मेथेन है, यह एथीन है, और यह एथाइन है। 8वां नंबर खत्म जी। अब आती है बारी 9वें की। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में समजाति श्रेणी है। समजाति श्रेणी, चलो जी पहचानते, हमने कई बार पीछे बताया। समजाति मतलब जिसमें एक ही समान समूह लगे हो, NH4, CH4। बी नंबर दिया गया है CO2, C2O, सी नंबर दिया गया है C2H5 और CS3 C2H5OH। अच्छा, देख रहे तुम लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तगड़ा है, या समझ पा रहे हो नहीं कि हम क्यों लिखते जा रहे हैं, वही तुम लोग भी सोचते जा रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है कि तुम लोग ध्यान लगाए पड़े हो कि नहीं गलत लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, तो ध्यान से देखना भी चाहिए कि सही लिखा जा रहा है। अब इसमें सजातीय श्रेणी है। पहले तो क्रियात्मक समूह वाले को ढूंढो, सबसे पहला क्रियात्मक समूह वाले को ढूंढो। क्या क्रियात्मक समूह लगा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन पड़ोसी वाले में नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब कंफर्म हुआ कि क्रियात्मक समूह से सजाती नहीं पहचानना है। हाइड्रोजन कार्बन केवल दिया है, तो हाइड्रोजन कार्बन के अनुसार सजाती पहचाने कैसे? एल्कीन, एल्केन और एल्काइन से पहचानेंगे। एल्केन 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 होना चाहिए, एल्कीन एल्कीन के साथ होना चाहिए, एल्काइन एल्काइन के साथ होना चाहिए। और सबका फार्मूला पता है, एल्केन में कार्बन का 2 गुना +2 चलता है, एल्कीन में कार्बन का 2 गुना चलता है, और एल्काइन में कार्बन का 2 गुना -2 चलता है। तो जरा पहचानते हैं लल्ला कि पहले तो ये हो नहीं सकता सजाती, क्यों पाएगा? एक में OH दिया, दूसरे में कुछ नहीं दिया, यानी पहले कंफर्म कट करो ये है नहीं। आ जाते हैं सर जी, इसमें 2 दुना के 4 और 4 में से 2 घट गया 2, यानी कि यह एल्काइन है जी। और यह 2 दुना के 4, यह एल्कीन या एल्काइन। इसमें एल्कीन का फार्मूला से मैच कर रहा है, और यह एल्काइन के फार्मूला से। 2 गुना +2 एल्केन, 2 गुना के बराबर एल्कीन, 2 गुना में से 2 कम
अब कुछ लोग ताक रहे हो ये क्या बताया जा रहा 2 गुना 3 गुना, अरे चंडालो CnH2n+2 मुहवा बाग के ताक रहे हैं सब, पूछ नहीं रहे सब का चल रहा है। अरे पूछो चंडालो, मुंह बाग कर ताकने से कुछ नहीं होगा। n का मान जितना रखोगे 2 गुना +2 करना है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। CnH2n है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या 2 गुना हो रहा है, एल्कीन है। CnH2n-2 2 गुना में से 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर अब हुआ। अब मुंह बंद करके देखो इधर ध्यान से, तो ये अभी नहीं हो सकता। अब आते हैं इसकी बात कर लेते हैं। यह 2 गुना के 4 साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब यह एल्कीन है। यह 2 1 कम 2 और 2 और 2 कितना हुआ 4, तो यह एल्केन है ना, यह एल्केन या एल्कीन, यह भी नहीं हो सकता। तो बचा फिर यही ना भैया, यह मेथेन है। यहां पर रखेंगे 1 तो 2 1 कम 2 और 2 4 हो जाएगा। 2 रखोगे तो 2 2 दूना के 4 4 2 6 हो जाएगा। यानी कि यह एल्केन श्रेणी का है दोनों सदस्य, इसलिए कौन सी जाति का है, सम जाति का है। कोई तकलीफ है क्या किसी सज्जन को भाई, नहीं ना, होगी भी तो हम कर भी क्या सकते हैं। अगला नंबर 10वां कहता है मुस्कुराते हुए, देख लो लल्ला, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन है, ए नंबर PbNO3 का होल का ट्वाइस, बी नंबर कहता है PbO, सी नंबर कहता है PbNO2 का होल का ट्वाइस, डी नंबर कहता है PbNO2। तो भैया करा लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट का फार्मूला NO3 होता है, इसको कहते हैं नाइट्रेट, और इसको कहते हैं नाइट्राइट, इसको नाइट्राइट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेट। तो जरा ढूंढो, ये नाइट्राइट है जी, ये हो नहीं सकता, पूछो क्यों। अब लेड की वैलेंसी कितनी होती है 2, और बगल वाला जो नाइट्राइट या नाइट्रेट होता है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, यानी संयोजकता कितनी होती है 1। तो जब भी होगा तो यह ट्वाइस के रूप में पाया जाएगा। किस रूप में पाया जाएगा, ट्वाइस। तो यह फार्मूला ही गलत है। आते यहां पर, इसको लेड और नाइट्राइट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लेड नाइट्राइट कहेंगे। आगे क्या, या लेड ऑक्साइड कहेंगे। तो बचा लेड नाइट्रेट, यही ना भैया NO3 का होल का। अगर ऐसे दिया होता ना PB, सुनो सुनो, PbNO3 दिया था, ठीक है, इसको कहते कि लेड नाइट्रेट है, क्योंकि लेड की वैलेंसी तो 2 होती है, हो ही नहीं सकता जी है कभी भी। क्लियर हुआ। तो कौन सा हुआ लेड नाइट्रेट का फार्मूला, ये जानते रहना, नाइट्रेट और नाइट्राइट का फार्मूला कौन और क्या और कैसे हो सकता है, ठीक है ना। क्या चीज, फार्मूला। अब तक हम लोगों ने बहुविकल्पी हल कर लिया, 10वां हो गया है, 11 नंबर चलते हैं। 10 तक हो गया हम लोगों का, 11 नंबर ऑप्शन देखो बहुविकल्पी खंड 2 का जो है, क्या कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान है, 11 नंबर कह रहा है शुद्ध जल का pH मान है। तो शुद्ध जल होगा तो वो उदासीन होगा कि अम्लीय और क्षारीय होगा, उदासीन होगा। तो उदासीन वाले का pH वैल्यू कितना होगा, हमेशा 7 होगा, ठीक है ना। अगला नंबर कह रहा है एंटीमनी है, इसका 11 का C सही है, जिसका मान 7 है। 12 नंबर क्या कह रहा है भैया, कह रहा है एंटीमनी है, सबको पता है आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी क्या है, उपधातुएं है। तो धातु है नहीं, अधातु है नहीं, मिश्र धातु है नहीं, तो क्या है, C नंबर उप धातु है। अब आता 13 नंबर बात, 13 नंबर कराए कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। ये जितनी अभिक्रियाएं दी गई हैं, इस अभिक्रिया को क्या करना है, हमको पूरा करके इसका विकल्प छांटना कि कौन सा सही होगा। देखो जी, अभिक्रिया दिया गया CH3COOH
प्लस C2H5। अरे कितनी बार यह रिएक्शन आएगी जी, कितनी बार यह रिएक्शन आएगी। यह यहां से OH और H निकल जाएगा तो क्या बना हुआ है, H2O दिया है और यहाँ पर ऐसे खाली स्थान दे दिया है। और सबको पता है खाली स्थान पे क्या होता है, CH3COO C2H5। यहां से OH H निकल जाता है, आखिर यहाँ पे लग गया, यही ना बनेगा। और इसका विकल्प कौन सा सही है, C, तीनों का C ही सही है। CH3COO C2H5। कठिन है क्या कोई जी। अब आते हैं वर्णात्मक वाले पर, जो वर्णन करने हैं हमें। 25वां नंबर वर्णात्मक। इसको क्लीन कर दिया जाए, क्लीन कर देना इसको। उपभाग नंबर 2, वर्णात्मक प्रश्नों के उपभाग नंबर 2 देखा जाए क्या कह रहा है। 25 नंबर 25 नंबर कहता है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। देखो IUPAC नाम और साधारण नाम दिया है, और नाम से क्या बनाने के लिए कह रहा है, संरचना। और हमने नाम से भी संरचना बनाना सिखाया है, साधारण नाम हो या फिर IUPAC नाम हो, दोनों से संरचना बनाना हमने सिखाया है। 25वां के कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखा जाए, कह रहा है कि यौगिकों की निम्न यौगिकों की संरचनात्मक सूत्र लिखिए। संरचनात्मक सूत्र लिखिए। कौन कौन सा, पहला नंबर दिया गया है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। दूसरा नंबर दिया गया है मेथेनाइल, अब इसको देखकर उस दिन बताई थी लड़की, मेथेनाइल दिया गया है, ठीक है ना। और तीसरा नंबर होगा मेथेनॉल का, आगे करा 1 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन। और चौथा नंबर दिया गया है, 4th नंबर नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन। चलो भैया बनाते हैं। हमने बताया है कि सबसे पहले कार्बन की संख्या ढूंढो। एथेनोइक अम्ल दिया है, ओइक मतलब COH होगा ना। और जब हमने बताया था ऐसा कोई क्रियात्मक समूह जिसमें पहले से ही कार्बन मौजूद हो, तो कार्बन की संख्या से एक संख्या कम कर देते हैं। एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2, और 2 में से एक कार्बन कम कर देंगे तो कितना बचा, एक कार्बन बचा। और दूसरा खुद कौन है, COOH, मेथ और एथ। अगर यहां पे पेंटेनोइक दिया रहता तो एक कार्बन कम करके कितने कार्बन लिखते, 4 कार्बन और एक COOH लिख देते, 5 हो जाता टोटल। क्लियर हुआ। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई क्रियात्मक समूह दिया है तो उस क्रियात्मक समूह के कार्बन, अगर कार्बन उपस्थित है तो उस कार्बन को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। अब पता चले तुम एथ को देखकर 2 कार्बन लिख देते और एक COH लिख देते हो तो मेथ एथ प्रोप हो जाएगा, काम हो जाएगा गड़बड़। इसी वजह से बात की जा रही है। अब एन है मेथेन, मतलब दोनों कार्बन के बीच में कौन सा है, एकल बॉन्ड। बाकी बन गया मेथ एथ, एथ धन एन और COH का ओइक अम्ल। अब बॉन्ड को लगाकर हाइड्रोजन को इसका क्या कर देंगे, हम पूरा कर देंगे। 3 हाइड्रोजन लगेगा तभी 4 होगा ना, और इसका लेडी 4 है ही। तो बन गया एथेनोइक अम्ल की संरचना सूत्र। मेथेनाइल, अरे मेथेनाइल नहीं मेथेनल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, मेथेनल। तो मेथ का मतलब कितना कार्बन, 1, और अल में खुद ही CHO होता है, कार्बन होता है,
तो मतलब कि एक तुम कार्बन लिखते और एक क्या लिखते, CHO लिखते, तो कितना हो जाता, 2। तो इसका मतलब वही है हमने अभी जो बताया यहां पर बात, कि अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है, क्रियात्मक समूह में क्या है, कार्बन है, और उसमें लल्ला भी कार्बन जितना दिया उसमें कार्बन को घटा देंगे, तो मेथ का मतलब एक कार्बन, अल का मतलब एक CHO को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 0। यानी एक भी कार्बन एक्स्ट्रा हमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा क्रियात्मक समूह CHO लगा देंगे। एकल बॉन्ड है तो एकल बॉन्ड के आगे क्या लगा देंगे, हम H लगा देंगे। इसे नहीं लगता एकल बॉन्ड CHO क्रियात्मक समूह, तो इस एकल बॉन्ड से कार्बन होता तो लगाते नहीं है, तो क्या लगा दिया हमने, सिंगल बॉन्ड, तो बन गया मेथेनाइल की संरचना। ठीक है ना। आगे अगर इसकी बात करें, 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब पहले तो प्रोप का मतलब पहले देखो, कार्बन 3, कोई ऐसा क्रियात्मक समूह लगा है क्या जो इसमें कार्बन हो, नहीं ना, तो 3 कार्बन, 1 2 और 3, तीनों में एन है, मतलब तीनों के बीच क्या है, एकल बॉन्ड। 1 क्लोरो यानी पहला पर क्या लगा है, Cl, 1 2 3, तुम्हारी मर्जी 1 2 3 कर दे तो इधर लगा देते Cl जी, हो गया। 1 क्लोरो प्रोप धन एन हो गया। अब हाइड्रोजन को लगाकर क्या पूरा कर दो जी, बॉन्ड 4 कंप्लीट है, हाइड्रोजन कार्बन 4 बनाता है, 4 कंप्लीट है, कार्बन 4 बनाता है, 1 2 3 और 1 क्या बन गया, 4 कंप्लीट है। इसका क्या होगा, मेथेन, मीथेन का मतलब एक कार्बन, नाइट्रो मतलब हो गया NO2, तो इसका मतलब यहां पर क्या लग रहा है कि कार्बन है क्या घटाने के लिए, नहीं ना, तो मेथ का मतलब एक कार्बन NO2 हो गया, और सभी कार्बन के बगल में क्या लगा देंगे, एक एक हाइड्रोजन, तो बन गया 1 नाइट्रो मेथेन या नाइट्रोमेथेन केवल। उतार लो संरचना फटाफट 4 नंबर की। चल भैया 26 नंबर अब पूछा जाएगा। 26 कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, तथा इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। चलो भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी कौन बताएगा लड़कों में से, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, अरे वो गधा है, वो नहीं पढ़ने वाला है, क्या है उसको कह रही है, क्या पता है, तो फिर बताओ खड़ा होकर, आ जाओ स्टेज पर, हाँ स्टेज पर आओ, परिभाषा पता है तो आ जाओ। अच्छा वहीं से बताएगा, बताओ वहीं से भैया। इलेक्ट्रॉन विभव, अच्छा अच्छा नाइला, बैठ जा तुम, ऐसे 4 बार लिप पोत के पेपर में लिखिया, खड़ा हो जा, टोपा बताओ। बस यही तो बात थी, कितनी एक लाइन की बात थी, एक लाइन की बात थी, मारे लपेटे जा रहा वही में 4 बार 5 बार, बैठो। अरे जब धातुओं को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, जब धातुओं को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बस साधारण सी बात है। 2 अनुप्रयोग लिखना मतलब 2 उपयोग दिखा दो एग्जाम्पल के साथ में। कह सकते हो कि अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत अत्यधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। दूसरा अनुप्रयोग लिख दोगे कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ही हम किसी सेल का विभव क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, हो गया। अनुप्रयोग का मतलब उपयोग, उपयोग को ही क्या कहा गया जी, अनुप्रयोग के नाम से कर दिया जाता है। चलो हेडिंग लिखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्योंकि ये 40 बार अब लिखवा देंगे तभी भी नहीं बता पाओगे।
अरे भैया तुमको याद है, बाकी लड़कियों को याद है, और बाकी किसी लड़के को याद था? लिखवा तो हम चुके 75 बार। विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो जब धातुओं को, अभी पूरा विस्तार पूछेंगे कि क्या है इसका विस्तार। जब धातुओं को, अरे लिख लोगे तो क्या रहेगा, लिखते लिखते रहोगे, प्रैक्टिस रहेगा। जब धातुओं को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के, जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बस कठिन परिभाषा थी क्या कोई जी? चलो जी, लड़कों में से कौन बताएगा पूरा विस्तार? लड़का में से किसी को याद है पूरा विस्तार? खड़ा हो सकता है। अभी बेइज्जती खराब करेंगे तो कहेंगे नहीं सर जी हम लोगों से कुछ नहीं किए। लड़कों में से किसी को विस्तार पता है विद्युत रासायनिक श्रेणी का? सब मुड़ी नीचे धंसा लिए सब, ताकि मुड़ी ऊपर रहेगी तो पहचान में शुतुरमुर्ग जैसे हो चुके हैं। जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना, कोई उसको पकड़ रहा था तो मुड़िया नीचे झाड़ी में छुपा लेता है, वो सोचता है पूरी शरीर ये छिप गई है उसकी, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। वैसे ही सब बैठे पड़े हैं सब। चलो बच्चा, लड़कियों में कौन बताएगा? बताएगा, बता। ली, क, बा, सर, का, ना, मंग, अल, मन, जन, कर, के, थे, कब, को, नी, सन, ले। नीचे से इधर से लिखे कि यहां से लिखे? हाँ, ऊपर पटना, आगरा, हंगरी, कु, ह, पब। यही तो है। ये क्या बढ़ेगा? सक्रियता श्रेणी बढ़ती जा रही है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्रमशः क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तुमको बस ऐसे ही बना देना है। अब ये तो नहीं करना है कि वहां पे तुम चार्ट बनाने जाओगे उतना बड़ा सा कि बना पाओगे। ठीक है, तुम लोग में से इतने से कभी कोई नहीं बता। एक लड़की को वो तुरंत खड़ा एक इकट्ठे पूरा बता डाली। हाँ, यहां से हटकर यहां चला गया घुटना में। क्या पूछा जा रहा है नहीं पता चल पा रहा है। अब कहां पता चलेगा? खेल तेरही खाने के चक्कर में पड़े हैं सभी सब कि जहां मिल जाए लपेट दिया जाए। नाच देखे जा रहे हैं सब। देखा लोगों इंस्टाग्राम पर क्रिस का गाना। बैठ जाओ बच्चा, उतार डालो। नहीं, क्रिस का गाना सुनत वालों ने सुना। तो डायलॉग। अब अनुप्रयोग लिखते हैं। पहला अनुप्रयोग लिखो, पहला अनुप्रयोग लिखो। अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट लिखो। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ही, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ही कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील धातुएं
विद्युत रसायन श्रेणी की सहायता से ही अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ही अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देती है। हो गया? आगे चला जा भैया। दूसरा नंबर लिखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी ये भैया इसका पूरा हमने चार्ट बनवाया था, याद है ना? इस श्रेणी का पूरा चार्ट बनवाया था। इसी से हम किसी की अब चायक क्षमता पता कर सकते हैं, अधिक है कि कम है। बहुत अनुप्रयोगी, वो सारा बीच में जो लिखवाया गया था पॉइंट, वही सारा का सारा अनुप्रयोगी तो है। जो हमने श्रेणी में जो 4 पॉइंट यहां पर 2 पॉइंट इधर लिखवाया था, वो इसके क्या भैया अनुप्रयोग ही है उस श्रेणी में। यहां पर उतनी बड़ी श्रेणी नहीं बना सकते यहां पर, इसलिए सक्रियता श्रेणी के रूप में हमने दिखा दिया सीधा सीधा यहां पर। यही है, सबसे ऊपर लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, बोरान, इनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रम से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इनकी सक्रियता भी क्या होती जा रही है। अरे उल्टा हमने लगा दिया जी, तो मामला काम गड़बड़ ना कर दिए जी, ग्रेटर को लेस कर दिया हमने तो। ओहो, लगा रहे थे किसी का ध्यान ही नहीं गया। नहीं, अभी से ध्यान आया ना कि ये तो उल्टा चिन्ह हमने लगा दिया था। बता सही रहे हैं, लगा गलत रहे। ग्रेटर में ग्रेटर देन नहीं लगेगा, लेस देन लगेगा ना। सक्रियता क्या हो रही है, घट न रही है कि बढ़ रही है, फिर वही बात। हाँ तो ठीक है, गड़बड़ हो गया था बच्चा, बना देते हैं। देखो इसकी क्रियाशीलता पोटेशियम से क्या है, अधिक है। पोटेशियम की, अच्छा बताओ, बेरिलियम कैल्शियम पोटेशियम को विस्थापित करेगा कि पोटेशियम कैल्शियम को विस्थापित करेगा? पोटेशियम करेगा ना, ऊपर वाला नीचे वाले को। तो ऊपर वाले की क्रियाशीलता नीचे वाले से क्या है, कम है। हाँ, ये जो लगाए थे हम लोग, वो जो लगाया गया था वो भी सही है, बस अर्थे आगे क्या लिख देंगे पता है, सुनो आगे क्या लिख दिया जाएगा, ई पर 0 का बढ़ता क्रम। समझ पा रहे हो? उसमें भी कोई गलती नहीं है। सक्रियता दिखानी होगी यदि तो गलत हो जाएगा। अगर ई पर 0 का बढ़ता क्रम दिखाना है तो ई पर 0 के बढ़ते क्रम के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे। हमको सक्रियता तो पूछा नहीं है, हमसे विद्युत रासायनिक श्रेणी पूछा है, तो दोनों लिख लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को यहीं पर, दोनों टॉपिक को क्लियर कर, ताकि पेपर में तुम लोग गलती ना कर सको। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी पूछा, मतलब हम परिभाषा में क्या बोले हैं, ई पर 0 के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आगे लिख देंगे ई पर 0 का बढ़ता क्रम, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का बढ़ता क्रम। तो इससे बड़ा मानक इलेक्ट्रॉन विभव इसका होता है, इससे बड़ा इसका होता है, इससे बड़ा इसका बढ़ रहा है। अगर इसी को सक्रियता के रूप में पूछ देता तो क्या ऐसे लिखते भैया, सक्रियता तो अधिक पोटेशियम की है, कम किसकी है, कैल्शियम की है ना, क्योंकि ऊपर जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उल्टा प्रोसेस चलता है। तो ई पर 0 के केस में बिल्कुल सही है, ऐसे लिख दोगे ग्रेटर देन लगाकर। लेकिन अगर सक्रियता के केस में पूछा जाए, किसके केस में पूछा जाए, किसकी सक्रियता सबसे अधिक है, तो सक्रियता के रूप में ठीक है, उस दिन भी बिल्कुल सही लिखा था क्योंकि सक्रियता पूछा गया था। आज वाले के डेट के लिए गलती हुआ है, क्योंकि हमसे पूछ रहा था विद्युत रासायनिक श्रेणी, हमसे पूछा क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऐसे लगा दिया गया। अब बात हो जाएगी सक्रियता, आज वाले में लिख लेना, काटना मत, उसको काट दिए पूरा, काटे नहीं ना हो, बस आगे यहां पर लिख देना ई पर 0 का बढ़ता क्रम, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ई पर 0 का बढ़ता क्रम आगे लिख दोगे हो जाएगा, हो गया। सक्रियता वाले में समझ लो, सक्रियता श्रेणी अगर पूछेगा हमसे तो सक्रिय कौन है सबसे अधिक, लिथियम, सबसे या कम,
सक्रियता का सक्रियता क्रम, बस लिख देंगे। ये हो गया इस तरीके से, ऊपर नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे सक्रियता क्या होगी भैया, घटती चली जाती है। सबसे कम सक्रिय कौन हो गया, एयू, ठीक है ना। तो सक्रियता के लिए लेस देन लगाएंगे, याद रख लो। और जब बात आ जाएगी विद्युत रासायनिक श्रेणी या ई पर जीरो का मान के केस में, तो बढ़ते हुए क्रम में लगा देंगे। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आज भूल गए, पेपर में नहीं पता है कुछ हो तो कुछ मत लगाना, कामा लगा देना, एग्जामिनर जो चाहे वो समझ लेगा। सक्रियता बढ़ता समझ ले या फिर उसको सक्रियता का घटता समझ ले, कामा लगा देना बस। गलती का होगा भैया, ये हो तो गया, क्रम से रखना होगा। उसको भी पता कि यहाँ पे तुम चार्ट नहीं बना सकते पूरा बड़ा सा, पेपर में बैठकर चार्ट बनाओगे आधा घंटा बैठकर, तो फिर तो अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, सक्रियता अगर लिख रहे हैं तो लेस देन लगाएंगे घटता हुआ, और ई पर जीरो लिख रहे हैं तो ई पर जीरो को कौन सा क्रम लगाएंगे, बढ़ता। क्लियर हुआ ना मामला, कोई कंफ्यूजन वाला है क्या? चलो जी, दूसरा अनुप्रयोग चलो लिखो, अनुप्रयोग नंबर 2। हाँ 2, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ही हम धातुओं की आक्सीकारक व अपचायक क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ही धातुओं की आक्सीकारक व अपचायक क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। आक्सीकारक व अपचायक क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। दो तो पूछा था, लिख दिया गया जी, कोई दिक्कत? और क्या लिख सकते हो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ही हम धातुओं के ई पर जीरो इलेक्ट्रोड विभव को क्या करते हैं, ज्ञात, मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। मिस, फिर वही बात आ गई, 26वां का यह पहला था, 26 का यह पहला केस था, ठीक है। अगर हम बात करें 26 का केस नंबर दूसरा, किसी को कंफ्यूजन इसमें तो नहीं रहा, बताओ जी, नहीं ना। चलो 26 का दूसरा क्या कह रहा है लल्ला, मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, वो पेपर में दिया है, करा कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम हुआ, याद समझ पा रहे हो कि तो मैं मिश्र धातुओं के नाम भी याद रखने हैं, कौन कौन से मिश्र धातु में है और उनका उपयोग भी याद रखना है। हमने पूरा चार्ट बनवा कर, चार्ट बोले तो छोला ना, बना कर सब लिखवाया पड़ा। मिश्र धातु किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को निश्चित, अगर निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा जी, क्योंकि परसेंटेज तय होता है ना। निश्चित अनुपात मिलाने पर जो धातु प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। और कॉपर के कह रहा है कि 2 मिश्र धातुओं के नाम बताइए। भैया सबको पता है, रोल गोल्ड, पीतल किससे मिलकर बना होता है, कॉपर से। तो रोल गोल्ड किसका क्या इस्तेमाल में लाया जाता है भैया, आभूषण, मशीनों के पुर्जे, मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। अब बता दो भैया पीतल, पीतल क्या उपयोग क्या है, बर्तन, मशीनों के पुर्जे, बर्तन मशीनों के पुर्जे आदि बनाने में किया जाता है। मूर्तियां में बनती है पीतल की, दोनों का ही काम है गई भैया, लिख दो, क्या दिक्कत है, समझ पा गए बातों को। चलो लिखा जाए, हेडिंग लिखो, मिश्र धातु। अब तक तो तुम लोग ये सारा का सारा पता हो जाना चाहिए था, अरे तुमको पता है ना बच्चा, हो गया। मिश्र धातु किसे कहते हैं, लिखो, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो मिश्र धातु प्राप्त होती है, जो धातु प्राप्त होती है, इसलिए मिश्र नहीं, जो धातु प्राप्त होती है, थोड़ा सा सेंटेंस उसका देखने में गड़बड़ होगा,
जब दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो धातु प्राप्त होती है उसे मिश्र धातु कहते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। हरे राम। हो गया बच्चा? चलो लिखो इसका, मिश्र धातु में कौन सी? कॉपर की मिश्र धातुएं, कॉपर की मिश्र धातुएं। कितना का पूछा है हमसे? 2 का, तो 2 के बारे में बता देंगे जी, ठीक है ना? हो गया? चलो बता भैया कौन कौन सी है? पहला नंबर लिख लो रोल गोल्ड, पहला नंबर रोल गोल्ड, जिसको तुम लोग डुप्लीकेट सोना बोलते हो। मार्केट में बिकता है ना मनिहारी दुकान पर, खूब थोक के भाव में जाता है, खरीद लिए हमारे 10 रुपया का हमारे सोना सोना खरीद लिए, वो डुप्लीकेट सोना है। रोल गोल्ड डैश देख लिखो, उपयोग क्या है इसका? रोल गोल्ड का उपयोग क्या भैया? लिखो पहले आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में। हम पूछ ले ढेर उपयोग लिखा तो फिर क्या लिख दोगे तुम लोग? लड़कों के लिए नहीं लड़कियों के लिए, नाक में का, कान में का, नटई में का, आभूषण बनाने में 3-4 गो हो जाएगा एक और गो, हाँ अंगूठी बनाने में। चलो लिखो कामा, क्या लिख लिया भैया? आभूषण। कामा मूर्तियां बनाने में। दूसरा नंबर लिखो भैया, 1 नंबर 2 पीतल, ये दुनिया पीतल दी ना जी, ये दुनिया पीतल दी। पीतल, पीतल का कहां कहां उपयोग होता भैया? बर्तन बनाने में, पहले लोग पीतल के बर्तन में खाते थे खाना, पीतल की गिलास हुआ करती थी, पीतल की कढ़ाई हुआ करती, पीतल का भगोना हुआ करता था। आज सब कुछ किस में बदल गया? एल्यूमिनियम में बदल गया, एल्यूमिनियम में बनना, क्योंकि सब सस्ता चाहिए ना भैया, महंगा कहां खरीद पा रहा है इंसान आजकल। तो पहले लोग अमीर थे कि इस समय अब गरीब हो चुके हैं, कि पहले के गरीब थे इस समय अमीर हो चुके हैं? पहले लोग अमीर हुआ करते थे नहीं है? पहले के लोग एकदम से पेट भर खाना खाते थे, चैन से रहते थे, कोनो दिक्कत तकलीफ नहीं, नो डाटा ओनली आटा, आटा मिल जाता था। लेकिन आज के लोग दिन भर परेशान होकर हाय हाय करके कमाते, चैन से खा पाते हैं? नहीं। भले ही किसी के खाते में, अरविंद जी के जैसे खाते में भले 15-20 लाख रुपए रखे हों, वो चैन से खा पाते, रह पाते हैं? नहीं, सबने सब रूट के भाग कर आ जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो समस्याएं, पहले से आदमी गरीब हो चुका है, पहले ज्यादा अमीर आदमी था। चलो भैया लिखा जाए। दूसरा नंबर क्या हुआ? पीतल बर्तन बनाने में हो गया, मशीनों के पुर्जे बनाने में, कामा मशीनों के पुर्जे बनाने में आदि, मशीनों के पुर्जे बनाने में आदि। आगे यहां पर 26वां का पहला दूसरा क्या हुआ हम लोगों का? खत्म। अब बचा 27वां का आईपीसी नाम पढ़ा जाए फटाफट। चलो भैया शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हल्के हल्के कदमों से अपने। 27वां का पहला क्या कह रहा है? निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। क्या लिखना आईयूपीएसी नाम है बच्चा? निम्नलिखित यौगिकों का ए नंबर कह रहा है HCHO, बी नंबर क्या कह रहा है बच्चा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH द्विबंध CH2। ये छोटा छोटा तुम लोगों के लिए दिया है, क्या कठिन है? बिल्कुल ही आसान है आईयूपीएसी नाम इसका लिखना जी। क्या हो जाएगा बच्चा? चलो खड़ा हो जा, पहले वाले का नाम बता दो। अब बता पहले वाले का नाम, कौन सा नाम पूछा गया है? आईयूपीएसी नाम। तब फिर मेथेनल की मेथेनॉल, मेथेनल। अरे यार चलो चलो
तो मेथेनल कैसे हुआ बच्चा बता? एक कार्बन के लिए मेथ और CHO के लिए अल, मेथेनल। गुड। चलो दूसरे वाले का नाम बता दो बच्चा, तुम बैठ जाओ। प्रोपिल, प्रोपिल ना, प्रोपिल यही रहेगा ना। बताने अगर किसी ने बताया सुनी है तो ये फिर होगा उल्टा सीधा। हाँ प्रोपी न रहेगा। बताओ कैसे हुआ? अरे यहाँ पे ये लिखा गया, इसको देख के बता रहा, तुम उसको क्या पला? इस पर हल किया गया है क्या? नहीं किया गया है। तब कहाँ देख रही ऊपर से है पर? हाँ अरे दूसरे पर डबल बंद है, ठीक है। क्या यह 1 प्रोपीन दूसरे पर बता रही है, पहले पर लगा रही है? हा? चल पाल खड़ा हो जा भैया, क्या सही है पहली ये IPSC दोनों या गलत है? नीचे वाला गलत लग रहा है ना, हम को गलत लग रहा है, बताओ क्या होगा फिर? बताओ नाम बतैलन नो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यही होगा। अच्छा 1 नहीं रहेगा, हम भी कर रहे थे कुछ तो कुछ गड़बड़ है। सिलेंडर खड़ा हो जा, बता भैया सही है या नाम या कुछ और होगा? अंकित चतुर्वेदी 1 प्रोपेनल होगा ना, प्रोपीन सही है। इधर से काउंटिंग की हो कि इधर से की हो? इस तरफ से 1 2 और 3 बैठ जाओ, 2 लोगों का सही, दोनों बैठ जाओ। क्या कर रहे हो भैया आजकल? क्रिस का गाना सुन रहे हो? बैठ जा। एक कार्बन मेथ और CHO के लिए अल, एकल बॉन्ड लगा होगा तो मेथेनल। काउंटिंग किधर से करेंगे? द्विबंध बड़ा है तो जिधर से बड़ा उधर से काउंटिंग करेंगे ना। तो 1 2 3 3 कार्बन का नाम प्रोप और पहले पर द्विबंध पड़ा तो द्विबंध का नाम क्या हुआ? इन। तो 1 प्रोपीन नाम हो गया इसका, प्रोप धन इन बराबर प्रोपीन। अब देखते हैं अगला नंबर क्या दिया गया भैया। सेकंड नंबर दिया गया इसका, कार्बन की संयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो भैया कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखना, इस बार नया तरीके का क्वेश्चन घुमा के आ गया। कई बार पिछली बार वाले में यौगिक देकर कार्बन की संयोजकता पूछता था, इस बार करें कार्बन की संयोजकता। कहेंगे कार्बन की संयोजकता, हमने उसी दिन बताया था पूरा विस्तार से। कहेंगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, कार्बन का क्या करने पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके वाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। इसलिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की सदैव और सदैव क्या करता है? साझेदारी करता है। इसलिए यह 4 बंद, इसलिए इसके कारण यह 4 बंद बनाता है और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4 बॉन्ड बनाएगा और 4 ही बॉन्ड बनाना तय है। किसी भी यौगिक में कभी भी कैसे भी दिया हो, कार्बन की वैलेंसी सदैव कितनी होनी है भैया? 4 ही होनी है, न तो 4 से कम होगी और न 4 से अधिक होगी। क्लियर हुआ? तो लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी में। चलो इसको उतार लिए हो तो दूसरे नंबर हेडे डालो, दूसरा 27वां का दूसरा का। चलो लिखो परिभाषा, लिखो कार्बन का बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, कार्बन का बोरबरी के अनुसार, बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर
कार्बन का बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए यह कार्बन किसी भी यौगिक में इसलिए यह किसी भी कार्बन में इसलिए यह कार्बन किसी भी यौगिक में इसलिए यह कार्बन किसी भी यौगिक में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके 4 बंध बनाता है। 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके 4 बंध बनाता है। 4 बंध बनाता है। इस कारण इसकी संयोजकता सदैव सदैव 4 होती है। इस कारण इसकी संयोजकता सदैव कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर हुआ? अब कहोगे सर एग्जाम्पल दिखा देते हैं इसी में, क्या करना है जी? टिप्पणी हमसे पूछा है ना, और क्या नंबर का है? 2 नंबर में है जी, 2 नंबर का है, 2 6 नंबर का है। तो इतना सा लिखे हैं, टिप्पणी बोला, टिप्पणी का मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देना अनिवार्य है, एग्जाम्पल भी दे देते हैं। परिभाषा तो हमने बोल दिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कार्बन का बोर बरीके, तो 2 कामा कितना होगा? 4। 2 कामा 4 होगा। इसलिए किसी भी यौगिक में 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? साझेदारी, ताकि यह अष्टक पूरा कर सके अपना। और इसी अष्टक पूरा करने के चक्कर में एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए भैया, तो CH4 कौन सा ले लेते हैं? CH4। और CH4 में C होगा, H होगा, H होगा, H होगा और H। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। और हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने हुए? 1 1। तो यह 1 1 की क्या कर लिए सब आपस में? साझेदारी। और 1 1 की साझेदारी करते हुए यह CH4 के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बनाता है। C एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड H। यह चारों बंद सिंगल सिंगल हो सकते हैं, चारों सिंगल हो सकते हैं, डबल डबल करके बन सकता है 4, या ट्रिपल ट्रिपल करके कितना बन सकता है? 4। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंद बन गया और एक हाइड्रोजन से एकल बन जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड एकल बॉन्ड करके भी 4 हो सकता है, डबल बॉन्ड ऐसे करके भी बना सकता है, द्विबंध एकल बॉन्ड इस केस में भी बन सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड और एक बॉन्ड ऐसे भी बना सकता है, या फिर चारों का चारों सिंगल हो, तीनों केस हो सकती है। ठीक है, मामला समझ में आया कि नहीं आया जी? तो इस तरीके से हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी है और जानना है संयोजकता के बारे में। तो इतना एग्जाम्पल उतार लो उसी के नीचे, कोई दिक्कत तकलीफ की बात नहीं है। चलो भैया, तीसरा नंबर इसी का 27वां का तीसरा चेक किया जाए। स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, देखो कह रहा बेकिंग पाउडर है, ब्लीचिंग कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर कोष्टक में क्या भी दिया? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र, ये भैया खाने का सोडा, या इसी को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को खाती है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का फार्मूला क्या हुआ? NaHCO3। पहला पूछा रासायनिक नाम भी पूछ रहा है ना इसी का, देखो अणु सूत्र लिख दिए और रासायनिक नाम इसका क्या होगा? रासायनिक नाम, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा तो हो गया, उसका सूत्र हो गया, और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम
ए भैया बातें नहीं, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, या एक और बात कही जाती है, क्या कह सकते हैं, एक और बता सकता है कोई इसका रासायनिक नाम? एक और इसका रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम, सोडियम लिखे तो सोडियम लिख दिया मैं, अरे वाह, अरे कुहरा इतना घना छाया कि लग रहा है कि दिमाग पर छा गया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। और आगे करा है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है? ये भैया गर्म करने पर चलो जी जानते हैं, गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, सबको पता है NaHCO3 को जब तुम गर्म करोगे तो इसके 2 अणु लिए जाते हैं, कितने? 2 अणु, और गर्म करते हैं तो Na2CO, खाए वाला से कचारे वाला बन जाला, कचारे वाला से खाए वाला भी बन जाला, उल्टा कर देंगे तो, ठीक है। अब प्लस ये भैया, अब यहां से देखना, 2 ठो सोडियम तो लगकर खत्म हो गया जी, लेकिन बचा है 2 हाइड्रोजन, बचा है 1 कार्बन, बचा है 3 ऑक्सीजन, तो वह आपस में मिलकर H2O प्लस CO2, 3 कैसे लिखा था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा से, यह कौन सा सोडा बिना राजा का, बेकिंग सोडा से सोडियम कार्बोनेट बन गया। यही नहीं, इतना सा लिखने का ना 2 नंबर मिल जाएगा जी। बताओ कितना कठिन सवाल पूछ दिया है तुमसे भला, एकदम कठिन है ना? नहीं, लड़कियों के लिए तो आसान है, लड़कों के लिए कठिन है, कारण से कि इन सबका काम है केवल कारागार, कुछ भी पूछा है यूपीएससी जब बताने में सब डगमगा गया है सब, तो इसकी बात ही अलग है। चलो उतार लो जी, एकदम धो कर रख दिए हैं सभी सब। अगला देखो 27वां का अथवा दिया है क्या जी, तो ये लिखकर जब अभी से तुम्हारी बचवा तो क्या समझेगी, इसको लिखेगी, उसको लिखो, अभी से आने वाले पर क्या समझ में आएगा तुमको, बताओ। कभी से चल रहा है, 1-1.5 घंटा हुआ चलते हुए, धीरे धीरे। हाँ, अगला क्वेश्चन, चलो खड़ा हो जाओ, कोई लड़कों में से बताए, करा कि अथवा में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि परिभाषा लिखना और एग्जाम्पल। जब भी टिप्पणी की बात करें ना, एक बात समझ लेना कि परिभाषा के साथ क्या लिखना होगा, एग्जाम्पल देना अनिवार्य है तुम्हारे लिए। अथवा क्वेश्चन है 27वां का, क्या क्वेश्चन है अथवा का बताओ जी। करा पहला नंबर, द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कह रहा है बच्चा, लड़कों में से कौन बताएगा परिभाषा और एग्जाम्पल? पहले देख लें कोई है शेर बैठा हुआ कि नहीं, तुमको क्या लग रहा है, बता पाएगा? चल बता दे, यहीं पर देखते हैं भैया, बता। वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें, अच्छा एग्जाम्पल बताओ। NaCl प्लस, हाँ हाँ लिख रहे हैं, चलो भैया। NaCl प्लस HCl, हाँ तो वही तो हम ही देख रहे हैं, तुम्हें बताओ तो। अच्छा यहाँ पे NaOH लिख दें, अच्छा NaCl प्लस H2O, ये तो उदासीनीकरण हो गया, ये उदासीनीकरण हो गया जी। हाँ मान लिया जाएगा, लेकिन ये तो उदासीनीकरण मैक्सिमम हो रहा है, अम्ल क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कर सकते हैं। बताएगा कौन, बताएगा इधर से?
नहीं, तुम्हें बताएगी खाली बस रोज रोज। कोई और बताएगी? बताओ। है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल CuCO3 प्लस H2SO4। वाह 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 वाह, मारेंगे अभी। बैठ जाओ दोनों, बैठ जाओ, बैठ जाओ दोनों। वह विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन बता रहा है। अरे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, यहां से सेंटेंस शुरू होगा। अरे ठीक है, उदासीनीकरण इसमें आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। इसमें देखो, अगर उदासीनीकरण हम क्या लिखोगे तुम इसमें, हम क्यों मना कर रहे हैं? एक का एग्जाम्पल दोनों में चलाओगे, तब फिर हम कब करें? गलत था, हम बोल रहे हैं कि कोई और बताओ। Cu हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा, Cu विस्थापित कर पाएगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो हाइड्रोजन कहां से विस्थापित कर पाएगा? जबरदस्ती का खाली बस। देखो, उदासीनीकरण नहीं दिया होता तो हम बिल्कुल उसको नहीं लिखते, लिख देते, लेकिन उदासीनीकरण में भी लिखना हमको रिएक्शन है, तो इस वजह से नहीं तो लिख सकते विस्थापन हो रहा, दोनों में अदला बदली हो रही है आयनों की। चलो, परिभाषा क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल क्या होगा थोड़ा सा बेहतर। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की क्या होती है? अदला बदली होती है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। यानी कि दो यौगिकों के आयनों की क्या हो जाए? आपस में अदला बदली हो जाए। अब देखो, सबसे बेहतर आसान एग्जांपल एक NaCl वाला, ठीक है, अगर उदासीनीकरण नहीं दिया है तो कर सकते हो हंसते मुस्कुराते हुए, लेकिन यहां पे विस्थापन कराना है तो Na2CO3 की क्रिया करा देते हैं H2SO4 के साथ। अब क्या होगा? H2SO4 के साथ होगा। अब यहां पे H2SO4 करो तो H2 आएगा यहां पर ना। जब सुनो, दो गलतियां बता रहे हैं, ये भी गलती भी बता रहे हैं। हालांकि द्विविस्थापन दिखाएगा ही दिखाएगा, यहां पे H आएगा, ये यहां पर चला जाएगा, लेकिन H आते ही ये टूट जाएगा। H के लगते ही यहां से क्या होगा? टूट जाएगा अपने आप, तुरंत स्वतः टूटने की प्रवृत्ति रखता है आसानी से, कारण कि H2CO3 दुर्बल एसिड है, और टूट जाएगा CO2 और किस में? H2O में टूट जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन के बजाय कोई मेटल ले लेते हैं, आयन के रूप में अगर हमें दिखाना है तो हाइड्रोजन का जगह पर क्या ले जाए? कोई मेटल। अब बताओ, सोडियम के नीचे कौन आता? लीक, बासर, काना, मंगल, मंजन, अरे जिंक को ले लो। अब देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इसका प्लस इसके पास, इसका प्लस इसके पास लगा दो, कोनो तकलीफ की बात नहीं है, एकदम आसान एग्जांपल है। Na2SO4 और प्लस क्या हो गया? ZnCO3। कुछ नहीं, आयनों की होगी अदला बदली, इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास। क्लियर हुआ? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों दो यौगिकों के आयनों की क्या हो जाए? अदला बदली हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदासीनीकरण वाला जो तुम लिखे थे ये भी हो जाएगा। NaOH प्लस HCl की रिएक्शन करा देंगे, इसका यह प्लस, इसका यह प्लस, इसका माइनस, इसका यह माइनस, इसका यह प्लस इसके पास जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? NaCl प्लस H2O। लेकिन साथ में उदासीनीकरण की क्रिया भी हो रही है और नीचे हमसे उदासीनीकरण भी पूछा, तो उसमें इस एग्जांपल को लिख देंगे ना। दोनों एक का साथ आया, तुम एक का रिएक्शन याद करके गए कि दोनों में एक ही रिएक्शन डालोगे, तब फिर इसलिए हम पूछ रहे कि दूसरा एग्जांपल बताओ, कोई दूसरा एग्जांपल बताओ। चलो जी, ये हो गया उदासीनीकरण की, यहीं पर लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कौन से विक्रिया भैया? अरे उदासीनीकरण है दूसरा नंबर, तीसरा योगात्मक है उदासीनीकरण। क्या कहता भैया उदासीनीकरण की क्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार, ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार, परस्पर रासायनिक संयोग करके लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। मतलब कोई भी ऐसी अभिक्रिया उठा लो जिसमें एक अम्ल हो एक क्षार हो,
एक अम्ल हो एक क्षार हो, कभी भी कैसे भी संयोग करेंगे लल्ला तो वह अम्ल लवण और क्या बनाएंगे, जल ही बनाने हैं, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं बना सकते। एक ये हो गया एग्जांपल। बड़ा एग्जांपल लेना चाहोगे तो ले सकते हो अम्ल के रूप में H2SO4 और प्लस क्षार के रूप में लिख लो CaOH का होल का 12। Ca जाएगा H को विस्थापित कर देगा, जब विस्थापित करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा CaSO4 और देखो 2H 2OH मिलकर 2H2O बना लेगा। तो यह SO4 क्या, CaSO4 लवण है, H2O भी क्या है, जल है, तो यह लवण और क्या बनाया, जल। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार, ये अम्ल और क्या चीज, क्षार मिलकर क्या बनाए भैया, लवण और जल बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है तीसरा नंबर योगात्मक। योगात्मक का यह मतलब होता है कि सभी आपस में जुड़कर एक ही यौगिक का निर्माण बस करे। कितने यौगिक का, एक ही। योगात्मक अभिक्रिया, देखो याद करो पिछले वाले में ना कहीं एक जगह पूछा था कि कार्बनिक यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया लिखिए। अब यहां पर केवल योगात्मक लिख दिया, तो कार्बनिक का लिखो, अकार्बनिक का लिखो, डजंट मैटर। अगर अकार्बनिक कह दिया तो केवल अकार्बनिक का लिखोगे, और कार्बनिक का कह दिया तो केवल कार्बनिक का। दोनों एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अकार्बनिक के केस में आ जाएगा अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक के लिए क्या हो जाएगा CaO, सबसे आसान, चूना पत्थर में क्या मिला दो, पानी, चूना पत्थर में पानी मिला दोगे, क्या हो जाएगा CaOH का होल का 12। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाएगी, योगात्मक। योग का मतलब जुड़ के एक का बनाना ना जी, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एक ही उत्पाद बनाए। यह कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, यह अकार्बनिक की हो गई। और कार्बनिक की, कार्बनिक की योगात्मक क्या हो जाएगी, ये भैया C2H4 ले लो और प्लस किससे संयोग करा दो, H2 से। एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन से, या एसिटिलीन की क्रिया हाइड्रोजन से। अब एथेन मत ले लेना, एथेन नहीं जुड़ पाएगा एथेन में हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें बॉन्ड नहीं टूटेगा। यह संयोग करके क्या बना लेगा C2H4 से 6, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, हो गया ना आसान भैया। या अकार्बनिक की या कार्बनिक की अलग अलग अगर पूछा तो लिखोगे, केवल योगात्मक लिख दिया तो चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला, हो गया जी। परिभाषा के साथ एग्जाम्पल देना अनिवार्य है। तीनों परिभाषा सुन लो फिर से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों की क्या होती है, अदला बदली, दो अभिकारकों के आयनों की क्या होती है, अदला बदली होती है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर संयोग करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके, परस्पर संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स ऑल। और यहां पर हम लोगों का सेट नंबर 1 क्या हुआ, 2024 का समाप्त। 2024 का सेट नंबर IJ जो था यहां पे समाप्त तो होता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट गुड लक नेक्स्ट सेट के लिए, तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं अब अगले एपिसोड में इसी चैनल पर, इसी प्रस्तुतकर्ता के द्वारा, ठीक है।